हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फैक्टर यानी कि गुणनखंड के बारे में अध्ययन करेंगे। फैक्टर से संबंधित जो भी हमारे रूल और कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हम पहले समझेंगे, उसके बाद हम उनसे संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फैक्टर यानी कि गुणनखंड क्या होता है। अगर हम फैक्टर की बात करें तो वह संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे उस संख्या का गुणनखंड या भाजक कहलाती है। यानी कि गुणनखंड का जो दूसरा नाम है वो भाजक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे कि अगर हम 12 के गुणनखंड की बात करें तो 12 के गुणनखंड का ये मतलब हुआ कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 12 को पूर्णतया विभाजित करती हैं। तो इनमें से पहली संख्या हमारी 1 हो जाएगी जो 12 को पूर्णतया विभाजित करेगी, दूसरी संख्या 2 हो जाएगी और तीसरी संख्या 3 जो कि 12 को पूर्णतया विभाजित करेगी। इसी टाइप से 4, 6 और 12 होगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको हम समझ लेते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट है, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। ऐसा क्यों हम कहें? क्योंकि कोई भी संख्या वो एक से पूर्णतया विभाजित होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। कोई भी संख्या हो वो स्वयं का एक गुणनखंड होती है, क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं को पूर्णतया विभाजित करती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। यह एग्जाम्पल में आप देख ही रहे हो कि 12 जो है 12 को पूर्णतया विभाजित करेगी, इसलिए 12 का एक फैक्टर 12 भी होगा। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट है, एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। इसके बारे में हम पहले पार्ट में ही चर्चा कर चुके हैं, जब आपको हम प्राइम नंबर का डिफिनीशन बता रहे थे। वहाँ बताए थे कि एक के केवल एक गुणनखंड होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। इसके अलावा कोई भी आप संख्या लेंगे तो उसके कम से कम 2 गुणनखंड होंगे। अब आगे हम गुणनखंड से संबंधित जो हमारे रूल होंगे, जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम देख लेते हैं। यह भी याद रखिएगा कि ये जो पॉइंट आपको बताएं, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, लेकिन जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब हम उन नियमों को देखेंगे और उसके बाद उनसे संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन बताने में हमें थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई भी वीडियो हम जो भी क्वेश्चन लेंगे प्रत्येक प्रकार के केवल एक ही क्वेश्चन होंगे, और अगर आप उस क्वेश्चन को ठीक से समझ लेते हैं तो बाकी के क्वेश्चनों को आप बहुत ही कम समय में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बताने में भले टाइम लगे, आप उसको ध्यान से समझिए, जिससे कि आपको उस टाइप के जितनी भी क्वेश्चन मिले उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए अब हम नियमों को एक एक करके देख लेते हैं। इस पार्ट में हम गुणनखंड से संबंधित 2 महत्वपूर्ण नियमों का अध्ययन करेंगे। पहला नियम होगा हमारा कि किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, और दूसरा जो हमारा नियम होगा वो होगा किसी संख्या के गुणनखंडों का योग क्या होता है। अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पहले नियम की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है, यदि n एक भाज्य संख्या है जिसके अभाज्य गुणनखंड a, b, c हैं तथा इन अभाज्य गुणनखंडों की घातें क्रमशः p, q, r हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भाज्य संख्या हमारी n है, इसके सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, और अगर इन अभाज्य गुणनखंडों में से a की घात अगर p है, b की घात q है और c की घात r है, तो इसको गणितीय रूप में हम लिख सकते हैं n बराबर a के पावर p इंटू b के पावर q इंटू c के पावर r होगा। ये हमारी संख्या हो गई। अब इस संख्या के अगर हमें सभी गुणनखंडों को ज्ञात करना हो तो इसके सभी गुणनखंडों की जो संख्या होगी, इसके लिए हमारा फार्मूला होगा p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। यहाँ p/q/r के बारे में पहले ही आपको हम बता चुके कि यहाँ पर p/q/r जो होगा ये अभाज्य संख्याओं की घातें होंगी।
अब यहाँ पर हम इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण नियमों की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि ए सम अभाज्य गुणनखंड है, याद कीजिए जब आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बताए थे तो वहाँ बताए थे कि जो सम अभाज्य संख्या होती है वो केवल एक ही होती है, यानी कि जो जिसका मान 2 होता है। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो कि सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं सब के सब विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर ए एक सम अभाज्य गुणनखंड है एवं बी व सी विषम अभाज्य गुणनखंड है, तब इस स्थिति में n के सम गुणनखंडों की जो संख्या होती है वो होगी p इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। पी जो है वो सम अभाज्य गुणनखंड की घात होगी और उसके बाद q और r ये दोनों विषम अभाज्य गुणनखंड की घातें होंगी। अब अगर बात की जाए अगले पॉइंट की तो ये है n के विषम गुणनखंडों की संख्या। इसका जो फार्मूला होगा वो होता है 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आप चाहे तो विषम गुणनखंडों की संख्या इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, या अगर आपको कुल गुणनखंडों की संख्या मालूम हो और सम गुणनखंडों की संख्या मालूम हो तो कुल गुणनखंडों की संख्या में से अगर हम सम गुणनखंडों की संख्या को घटा दें तो जो हमारे शेष बचे गुणनखंड होंगे वो सब उस संख्या के विषम गुणनखंड होंगे। तो आप इस तरीके से भी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इस रूल से संबंधित एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि ये नियम हमको एकदम कंफर्म हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला है कि 180 के सभी गुणनखंडों, सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी जो रूल देखे हैं उसी के अनुसार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमारे रूल में बोला था कि सबसे पहले जो भी भाज्य संख्या दी होगी उसका अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 180 है, 180 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ बगल में हम 180 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे लिख देंगे। अगर हम 180 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो सबसे पहले ये 2 से विभाजित होगा, 2 से हम इसको विभाजित करेंगे 90 मिल जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, 45 होगा, फिर ये 2 से तो नहीं विभाजित होगा, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ से 15 मिल जाएगा और 15 को फिर 3 से विभाजित करेंगे 5 मिलेगा, फिर 5 को 5 से करेंगे तो 1 मिल गया। अब हम 180 का अभाज्य गुणनखंड आसानी से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर 2, 2 बार मिला है। और अगर हम 3 की बात करें तो ये भी 2 बार है, 2 बार लिख देंगे। 3 के पावर 2 इंटू 5 है, ये 1 बार मिला है तो आप यहाँ 5 के पावर 1 लिख देंगे। ये हमारा हो गया 180 का अभाज्य गुणनखंड। अब जब हमें 180 का अभाज्य गुणनखंड मालूम हो गया तो आसानी से अब हम 180 के सभी गुणनखंडों, सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों की संख्या फार्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। लिख देंगे यहाँ पर हम। एक बात और याद रखिएगा, अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पर केवल एक ही बात पूछेगा, या तो सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा या विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा या फिर सभी गुणनखंडों की संख्या पूछेगा। और वहाँ जो भी ऑप्शन होगा आसानी से आप कुछ सेकंडों के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको हम समझा रहे हैं और यहाँ तीनों क्वेश्चनों को लिए इसलिए यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे कि 180 के सभी गुणनखंडों की संख्या गुणनखंडों की संख्या। एक काम और आप कर सकते हैं कि विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल लें, सम गुणनखंडों की संख्या निकाल लें, उसके बाद दोनों को जोड़ दें, तब भी हमें कुल गुणनखंडों की संख्या मालूम हो जाएगी। जैसा भी आप करना चाहें सारे तरीके सही हैं। तो लिख देंगे 180 के सभी गुणनखंडों की संख्या। अब इसके लिए आप याद कीजिए, फार्मूला आपको हम बताए थे। इसके लिए जो फार्मूला था वो था हमारा p+1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। अगर हम p की बात करें तो पहले अभाज्य संख्या की घात थी जो कि यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 + 1। क्यू की बात करें दूसरी यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड की घात थी तो यहाँ पर 2 ये भी है तो लिख देंगे 2 + 1। और उसके बाद तीसरा जो अभाज्य गुणनखंड की घात है वो 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा। आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो 2 + 1 3 हो जाएगा, फिर 2 + 1 ये भी 3 होगा और 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 3 का गुणा 3 में होगा 9 और 9 का गुणा 2 में होगा 18 होगा। ये हमारे एक दी गई संख्या 180 के कुल गुणनखंडों की संख्या होगी। अब आगे हम 180 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। लिख देंगे 180 के सम
गुणनखंडों की संख्या, 180 के सम गुणनखंडों की संख्या। अब 180 के अगर हम सम गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो इसके लिए भी फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। इसके लिए जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे वो था P, यानी कि पहली जो सम अभाज्य गुणनखंड होगा उसकी घात को हम लिख देते हैं, केवल 1 उसमें नहीं जोड़ेंगे, केवल उसको लिख देंगे, तो ये 2 है, 2 हो जाएगा। और दूसरा अभाज्य संख्याओं की जो घातें थी उसको हम 1 उसमें 1 जोड़कर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 + 1 और इंटू ये हो जाएगा 1 + 1। आगे अगर इसको आप सॉल्व करते हो डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 हो जाएगा और ये 2 1 3 हो जाएगा, फिर ये 1 1 2 होगा, 2 का गुणा 3 में होगा 6 और 6 का गुणा 2 में होगा, तो ये मिल जाएगा हमको यहाँ से 12 मिलेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि सम गुणनखंडों की संख्या मालूम हो गई, विषम गुणनखंडों की संख्या आप चाहें तो यहाँ पर 18 में से 12 घटा देंगे तो 6 मिलेगा, जो कि विषम गुणनखंडों की संख्या होगी। लेकिन आपको हम फार्मूला बताएं तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि एग्जाम में बैठे हैं, तो यहाँ पर हम आपको एकदम विस्तार से ही बता दे रहे हैं, जिससे कि आपका ये फार्मूला भी प्रूफ हो जाएगा कि ये सही है। अब यहाँ पे लिख देंगे कि 180 के विषम गुणनखंडों की संख्या, 180 के विषम गुणनखंडों की संख्या। आपको मालूम है कि जो इसका आंसर आएगा ये 6 होगा, क्योंकि 18 में से 12 को अगर हम घटा दें तो यहाँ से 6 मिल जाएगा। अब इसके लिए फार्मूला हम पढ़े थे 1 इंटू, उसके बाद था हमारा q + 1, q की जगह पे 2 है तो यहाँ 2 + 1 हो जाएगा, और r की जगह पे 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा। आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये मिल जाएगा हमको, 1 का गुणा होगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये 3 इंटू 2 होगा और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ से 6 प्राप्त हुआ, जिसको हम पहले ही आपको बता दिए थे कि कुल गुणनखंडों की संख्या में से अगर हम सम गुणनखंडों की संख्या को घटा दें तो विषम गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। इस प्रकार से हमने जो रूल पहला पढ़ा था, भाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या या विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, उसको हम ज्ञात करके आपको दिखा दिए। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आप बहुत ही कम समय में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड के अंदर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमको इसलिए टाइम लगा क्योंकि आपको समझाना था, इसलिए टाइम लग गया। बाकी आपको एग्ज़ाम में कंपटीशन में बैठते हैं तो वहाँ पर लिखना भी नहीं होता, आसानी से आप रफली करके आराम से टिक लगा सकते हैं। तो आइए अब हम दूसरे रूल को देख लेते हैं। अब यहाँ पर दूसरा रूल है हमारा, दूसरा रूल जो कि है किसी संख्या के गुणनखंडों का योग क्या होता है, उसके लिए हमारा जो रूल है ये है, यदि n एक भाज्य संख्या है जिसके अभाज्य गुणनखंड a b c हैं तथा इन अभाज्य गुणनखंडों की घातें क्रमशः p q r है, जिसके बारे में पहले ही आपको हम बता चुके हैं कि ये हो जाएगा हमारा n बराबर a के पावर p इंटू b के पावर q इंटू c के पावर r होगा। अब अगर हम n के कुल गुणनखंडों के योग की बात करें तो ये फार्मूला होगा हमारा a के पावर 0 प्लस a के पावर 1 प्लस a के पावर 2, इसी टाइप से डैश डैश a के पावर p तक होगा, इंटू एक कोष्टक में बंद कर देंगे। फिर आगे होगा हमारा दूसरे कोष्टक में b के पावर 0 प्लस b के पावर 1 प्लस b के पावर 2, ये भी होगा b के पावर q तक। उसके बाद इंटू फिर तीसरे कोष्टक में होगा c के पावर 0, c के पावर प्लस c के पावर 1 और डैश डैश ये होगा c के पावर r। इसी टाइप से जितने भी अभाज्य गुणनखंड होंगे उनके घातों को हम 0 से शुरू करेंगे और जहाँ तक घातें होंगी वहाँ तक हम योगफल के रूप में ऐसे लिखते चले जाएंगे। ये हमारे किसी संख्या के कुल गुणनखंडों के योग का फार्मूला होगा। अब यहाँ बात आती है कुछ इसके हमारे रूल हैं, उसको हम देख लेते हैं। ये है कि यदि a सम अभाज्य गुणनखंड है, जैसे कि आपको हम अभी पीछे बता ही चुके हैं कि सम अभाज्य गुणनखंड का मतलब 2 होता है, एवं b व c विषम अभाज्य गुणनखंड है, तब उस स्थिति में n के सम गुणनखंडों का जो योग होगा ये हो जाएगा हमारा a1 प्लस a2 प्लस उसके बाद डैश डैश ap इंटू b0 प्लस b1 प्लस b2 डैश डैश bq, यानी कि वही फार्मूला होगा जो ऊपर पढ़े हैं, केवल यहाँ पर जो पहला सम हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा उसके जो पदों का यहाँ पर योग हम लिए हैं वहाँ से a0 वाला पद हटा देते हैं। और उसके बाद अगर हम n के विषम गुणनखंडों के योग की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा पहला सम अभाज्य गुणनखंड होगा उसके सारे पदों को हम हटा देते हैं। a के पावर 0 का मतलब होता है इसका वैल्यू 1 ही होगा। आपको मालूम ही है कि किसी संख्या के पावर में अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो उसको हम हटा देंगे। बाकी जो हमारे b वाले बचेंगे, b वाला
अभाज्य गुणनखंड बचेगा और सी वाला बचेगा, उसके घातों को हम 0 से शुरू करके उसके बाद जहाँ तक मैक्सिमम होगा उसको हम योगफल के रूप में लिखकर दोनों का गुणा कर देंगे। ये n के विषम गुणनखंडों के योग का फार्मूला हो गया। अब हम इस फार्मूले पर भी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है 60 के सभी गुणनखंडों, सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो तरीका पहले हमारा वही है कि 60 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और जब 60 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हो जाएगा तो आगे हमारा जो फार्मूला होता है उसको अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर बगल में 60 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको हम सीधे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख देंगे। अगर हम 60 की बात करें तो 60 सबसे पहले ये 2 से विभाजित होगा, यहाँ से 30 मिल जाएगा, फिर 2 से इसको विभाजित करेंगे तो यहाँ से हमको 15 मिल जाएगा, फिर ये 3 से विभाजित होगा 5 मिलेगा और फिर जब ये 5 से विभाजित होगा तो यहाँ से हमको 1 मिल जाएगा। अब इसको हम 60 को लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर 2 इंटू 3 एक ही बार मिला हुआ, और अगर हम 5 की बात करें तो ये भी एक ही बार मिला हुआ, इसको हम लिख लेंगे। ये हमारे 60 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पर हम लिख देंगे जो हमें ज्ञात करना है उनको एक एक करके हम ज्ञात कर लेते हैं। शुरू में हमें ज्ञात करना है कि 60 के सभी गुणनखंडों का योग, तो लिख देंगे 60 के सभी गुणनखंडों का योग। फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूले की सहायता से ही आप इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो लिख देंगे 60 के सभी गुणनखंडों का योग। अब इसके लिए जो हम फार्मूला पढ़े थे याद कीजिए कि पहली जो हमारी यहाँ पर पहली अभाज्य संख्या होगी, इसको हम क्या करेंगे, जैसे 2 के पावर 2 है तो हम यहाँ पर 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे और ये प्लस प्लस के रूप में लिखते हुए हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो 2 के पावर 1 हो जाएगा, प्लस आगे हो जाएगी ये 2 के पावर 2। अब यहीं पर हम रुक जाएंगे। अगर 2 के पावर 3 होता तो यहाँ पर 2 के पावर 3 तक आगे हम बढ़ते हैं। इसी टाइप से जितना भी पावर होगा वहाँ तक हम जाएंगे। उसके बाद अगर हम दूसरे अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो इसके पावर कुछ नहीं लिखा, 1 मानेंगे हम, यहाँ पर 5 के पावर भी 1 मानेंगे। अब इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा अगली अभाज्य गुणनखंड हमारी 3 के पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 0, उसके बाद प्लस 3 के पावर 1, 3 पर मैक्सिमम पावर 1 है तो 1 तक ही हम जाएंगे, इंटू फिर 5 को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा 5 के पावर 0 और प्लस 5 के पावर 1। यहीं पर रुक जाएंगे क्योंकि 5 के मैक्सिमम पावर में 1 ही है तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं। बाकी अगर पावर और ज़्यादा होता तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब किसी भी संख्या के पावर 0 हो उसका मान 1 आपको मालूम ही है, 2 के पावर 1 है मान 2 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर है इसका मान 4 हो गया। उसके बाद 3 के पावर 0 वैल्यू 1 होगा, 3 के पावर 1 इसका मान 3 होगा, और उसके बाद 5 के पावर 0 इसका मान 1, फिर 5 के पावर 1 है तो इसका मान 5 होगा। आगे इनको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 2 6 1 7 हो जाएगा, और उसके बाद फिर इंटू 3 1 ये 4 हो जाएगा, और उसके बाद 5 1 6 हो जाएगा। इसको आगे आप गुणा करके सॉल्व कर लेंगे। ये वैसे सॉल्व करते हैं 7 6 42, और 42 का अगर हम 4 बार गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 40 79 160, यानी कि 100 ये हो जाएगा 168 हो जाएगा, जो कि 60 के सभी गुणनखंडों का योग होगा। अब आगे हम 60 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कर लिए, आप 60 के सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 60 के सम गुणनखंडों का 60 के सम गुणनखंडों का योग। अब 60 के सम गुणनखंडों का योग, इसको ज्ञात करने का तरीका आपको हम बता ही है, फार्मूला मालूम ही हमको। चलिए यहीं पर ज्ञात कर देते हैं, नहीं भी फिर अगले पेज में हमको जाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा याद कीजिए कि यहाँ पर इसके लिए जो फार्मूला बताए थे कि जो हमारी सम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड होगा उसके पावर में जो 0 वहाँ पर हम जो शुरू करेंगे वो 2 के पावर 1 से शुरू करेंगे, यानी कि 2 के पावर 0 वाले पद को छोड़ देते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर 1, और उसके बाद प्लस मैक्सिमम पावर तक हम जाएंगे तो मैक्सिमम 2 के पावर 2 ही है तो यहीं पे रुक जाएंगे। उसके बाद बाकी सारे पद वही होंगे, यानी कि अगला हो जाएगा 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, और उसके बाद अगला 5 है तो 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 होगा। फार्मूला आप ध्यान से याद कर लेंगे क्योंकि फार्मूले से ही हमारे क्वेश्चन लगेंगे। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 2 के पावर 2 का मतलब
2 ही होगा। और उसके बाद 2 के पावर 2 के पावर 1 का मतलब 2 होगा, प्लस 2 के पावर 2 का मतलब ये 4 हो गया। आगे उसके बाद हम बात करें तो इसको भी आप सॉल्व भी किए हो। यहाँ पर हमको मिला 3 के पावर 1 का मतलब 1 हो गया, 0 का मतलब 1 हो गया, और 3 के पावर 1 का मतलब 3 हो गया। इसी टाइप से 5 के पावर 0 का मतलब 1 और 5 के पावर 1 का मतलब 5 होगा। अब इसे आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 4, ये जुड़ेगा, ये 6 हो जाएगा। और उसके बाद इंटू 3 + 1 ये 4 हो जाएगा। और उसके बाद इंटू 5 + 1 ये 6 हो जाएगा। आगे इसका मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, 6 का गुणा हम 6 में करते हैं तो ये 36 होगा। और 36 का अगर 4 बार करेंगे हम गुणा तो ये हमको 144 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 60 के जो सम गुणनखंडों का योग होगा वो 144 होगा। अब आगे हमें विषम गुणनखंडों का योग भी ज्ञात करना, उसको भी ज्ञात करेंगे। वैसे अगर आप चाहें तो हमें 60 के सभी गुणनखंडों का योग मालूम ही है, और साथ ही 60 के सम गुणनखंडों का योग भी मालूम हो गया। अब हम अगर 60 के सभी गुणनखंडों के योग में से सम गुणनखंडों का योग घटा दें तो हमें विषम गुणनखंडों का योग मालूम होगा। आप घटा के देख लेंगे तो इसे घटाएंगे तो 8 में से 4 घटेगा 4 बचेगा, और 6 में से 4 घटेगा 2, फिर 1 में से 1 0, यानी कि जो यहाँ समय मिलेगा वो 24 मिलेगा। कहने का मतलब 60 के जो विषम गुणनखंडों का योग होगा वो 24 होगा। लेकिन यहाँ पर आपको हम फार्मूले से सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं कि जो हम फार्मूला पढ़े हैं वो सही है। अब अगर एग्जाम में आता है तो आप कैसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 के विषम गुणनखंडों का योग। अब अगर हम 60 के विषम गुणनखंडों के योग की बात करें तो इसके लिए फार्मूला आप पढ़े ही हो, फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। याद कीजिए कि फार्मूले में भी आपको हम बताए थे कि जब इनके हम विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करेंगे तो जो सम गुणनखंड वाला पद होता है, समअभाज्य गुणनखंड वाला, उसको हम छोड़ देते हैं। तो अगर उसको छोड़ देंगे या उसके पावर 0 लिख देंगे तो 0 का मतलब 1 ही होता है, 2 है, 2 के पावर 0 का मतलब 1 ही होगा। ये आप चाहें तो ना भी लिखें। उसके बाद दूसरे की बात करें तो दूसरे और तीसरे को वैसे हम लिख लेते हैं, जो भी हमारे होते हैं, मतलब यानी कि जो पहले का रूल पढ़े थे वही रूल अप्लाई करेंगे। नहीं, 3 के पावर 0 से हम शुरू करेंगे, और 3 का जो मैक्सिमम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड होगा पावर में, वहाँ तक हम बढ़ेंगे। तो 3 के पावर 0 + 3 के पावर 1, क्योंकि 3 के मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 ही है तो 1 तक ही हम जाएंगे। इसी टाइप से 5 वाले को हम लिखेंगे तो 5 के पावर 0 और उसके बाद प्लस 5 के पावर 1 हो गया। आगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, किसी भी संख्या के पावर 0 मान 1 हो गया, इंटू 3 के पावर 0 1 होगा इसका वैल्यू, 3 के पावर 1 है वैल्यू 3 होगा, और इंटू 5 के पावर 0 वैल्यू इसका 1, और 5 के पावर 1 का मतलब 5 हो गया। आगे इसको सॉल्व करोगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर 3 1 ये 4 हो गया, और उसके बाद इंटू 5 और 1 6 हो गया। 6 का गुणा 4 में करेंगे 24 प्राप्त होगा। और अभी आपको हम बताएं कि आप जब कुल 60 के सभी गुणनखंडों के योग में से सम गुणनखंडों के योग को घटाते थे तब भी 24 ही मिला था। अब यहाँ से हमने देख लिया कि किसी दिए गए संख्या के कुल गुणनखंडों का योग या सम गुणनखंडों का योग या विषम गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। हमारे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो उसमें से केवल एक ही बात पूछेगा, चाहे कुल गुणनखंडों का योग पूछे संख्या के, चाहे सम गुणनखंडों का योग पूछे या फिर विषम गुणनखंडों का योग पूछे। उनमें से जो भी पूछेगा उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पहले ही आपको बताया कि टाइम इसलिए लगा क्योंकि आपको हमें समझाना था, और यहाँ पर हम विस्तार में लिखे हैं। आपको वहाँ पर एग्जाम में जब बैठेंगे, कंपटीशन एग्जाम होगा, वहाँ पर आपको शॉर्टकट में चलना है। इस वीडियो में यहीं तक। इससे आगे का जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम इस टॉपिक से संबंधित जो हमारे टॉप क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे। आपको मालूम ही होगा कि हमारे जो भी वीडियो होते हैं उसमें लिए गए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, और जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसलिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।